सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआर मैथ्स एकेडमी वंस अगेन। ठीक है, तो आप लोगों का रैपिड रिवीजन में स्वागत करते हैं। और हाँ, देखना, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 बहुत जबरदस्त तरीके से सारे इंपॉर्टेंट जो पेपर में देखे गए वो सारे क्वेश्चन करवा दिए गए, तो आप उसको अच्छे से देखिए। ठीक है, उसमें से 4 से 6 नंबर आपके पक्के हैं चैप्टर 2 से। ठीक है, अच्छा, मैं ये वीडियो आपके साथ कौन सा शेयर कर रहा हूँ, मैं बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो, तैयारी तो हमें करनी है और जबरदस्त तैयारी करनी है। मैं तैयार हूँ, क्या आप तैयार हो? तो आ जाओ, फिर शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहला देखो हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। स्पीड अप एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को हमें स्पीड अप करना है। ठीक है, चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें से 6 से 8 मार्क्स आपके पक्के हो जाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रैपिड इंट्रोडक्शन है ना, क्विक इंट्रोडक्शन करते हैं, क्विक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम थोड़ा सा इसमें जान लेते हैं। क्या कह रहा है इसमें कि पेयर, देखो, पेयर मतलब आप इस बात से अनजान नहीं हो। पेयर का मतलब क्या है कि काउंटिंग में टू, काउंटिंग में टू मतलब गिनती में दो। जैसे हैंड पेयर, मार्कर पेयर, लेग्स पेयर, कान पेयर। तो जो भी दो काउंटिंग में दो होते हैं उसे एक पेयर कहा जाता है। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ। लीनियर का मतलब क्या होता है ये आपको पता होगा, है ना। लीनियर का मतलब क्या होता है पता होगा, जिसकी डिग्री 1 हो, जिस वेरिएबल जिस इक्वेशन में या पॉलिनोमियल में डिग्री 1 हो, वो हमारा क्या होता है, लीनियर होता है। ठीक है, अगर आपको और बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ इसका इंट्रोडक्शन लेना हो तो आप क्लास 10 के प्लेलिस्ट में जाइए, चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन पार्ट उसमें डला हुआ है, तो आप आराम से जाके वहां पे उसे देखिए। चलिए यहाँ शुरू करते हैं फिलहाल। इक्वेशन, इक्वेशन मतलब क्या है ना, इक्वेशन में क्या है, इक्वल टू का यूज होता है। ठीक है, जहां में भी जिस एक्सप्रेशन में इक्वल टू इस्तेमाल हो जाता है, जिस पॉलिनोमियल में इक्वल टू लग जाता है, वो बन जाता है इक्वेशन। मैंने अभी लास्ट वीडियो में भी पॉलिनोमियल चैप्टर का, जब मैं आपको इंपॉर्टेंट सीरीज रैपिड रिवीजन सीरीज करवा रहा था, तो उसमें मैंने बता दिया है कि इक्वेशन और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताया था। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आगे। टू वेरिएबल, दो वेरिएबल, देखो एक्स एंड वाई। दो वेरिएबल कोई से भी हो सकते हैं, एक्स वाई, है ना, एस टी, है ना, पी क्यू। तो ये सारे वेरिएबल अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बात कर रहे होते हैं। तो एनसीईआरटी में और बुक में वेरिएबल का नाम अगर आता है कहीं पे, तो सबसे पहले हम एक्स वाई को कंसीडर करते हैं, इसलिए एक्स और वाई हमारा क्या वेरिएबल है। ठीक, ठीक है, चलिए अब इन सब सारी बातों को मिला के क्या समझ में आता है, इन सारी बातों को मिला के क्या समझ में आता है। समझ में अब ये आता है कि ऐसा इक्वेशन, दो वेरिएबल का ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो, ठीक है, और वो पेयर में हो, तो यहां से हमारा बन के निकल के आता है क्या, कि देखो यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ये आपका जो है, ये यही हमारे पास का पेयर, एक दो, पेयर ऑफ लीनियर। देखो x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है। लीनियर इक्वेशन, कह रहे सर इक्वेशन इक्वल टू का साइन। ठीक है, इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, एक्स और वाई। तो इन सारी बातों को अगर हम इकट्ठा मिला देते हैं, कंबाइन करते हैं, तो हमारे पास कुछ ऐसा सेटअप बनता है, और इसी को हम कह रहे होते हैं, इसी को हम कह रहे थे कि स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड या जनरल, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, PLETV, है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर आपसे, अगर फ्लो में एक क्वेश्चन अगर कोई पूछ ले आपसे कि व्हाट इज द जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो आप आसानी से बता पाओगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। जिस तरीके से सेम एज इट इज, कैसे हम बोलते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ, तो आप क्या बताओगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल में हमने पढ़ा था, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक, ये बात क्लियर है, बहुत क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये तो हमने इंट्रोड्यूस कर लिया, अब हमें पढ़ना क्या है इसमें। देखो इसमें क्या क्या पढ़ना, सबसे पहले जो है
सबसे पहले जो है इसका ग्राफिकली मेथड पढ़ना है हमें। ग्राफिकली मेथड, ठीक है। उसके बाद हमें पढ़ना अलजेब्रिक मेथड, ठीक है। अलजेब्रिक मेथड, अच्छा अलजेब्रिक मेथड में ही हमारे पास निकल के आ जाता है, अलजेब्रिक मेथड में ही हमारे पास निकल के आता है कौन सा, ABC के फॉर्म में, है ना। इसको हम सॉल्व करते हैं। ग्राफिकली मेथड तो पता ही है कि ग्राफ पे किस तरीके का बिहेवियर करता है इक्वेशन। और जहां तक आपको एक बात पता होनी चाहिए और मैं बताना भी चाहूंगा कि जितने भी लीनियर इक्वेशन है जितने भी लीनियर इक्वेशन है उन सब का ग्राफ जो बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है। क्या बनता है? एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन बनता है, तो इसलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब क्योंकि दो इक्वेशन है हमारे पास, तो कितनी कहानी बन रही, दो, दो स्ट्रेट लाइन पे पूरी कहानी को हम इस्तेमाल करेंगे, पूरी कहानी को बनाएंगे दो स्ट्रेट लाइन पे। तो वहीं से हमारा ग्राफिकली हो जाएगा, अलजेब्रिकली हो जाएगा, ठीक है, अलजेब्रिक। उसके बाद हमें पढ़ना है मेथड, सॉल्विंग मेथड, सॉल्विंग मेथड पढ़ना है हमें किसका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। जिसमें हमारे पास आपको इस एक वीडियो में, वीडियो की लेंथ भले ही ज़्यादा हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, क्योंकि मुझे आपको बताना, पढ़ाना, हर एक चीज़ बताना है ताकि कुछ मिस ना हो जाए। अगर आप एक वीडियो अगर ये आप पूरा देख लो ना तो आपके 6 से 8 नंबर पक्के हो जाए, ठीक है, ताकि आपको लगे कि हाँ हमने कुछ पढ़ा, हमने कुछ सीखा और पेपर में आप उसको करके आओ। तो इसलिए वीडियो की लेंथ की मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, चाहे कितनी भी लेंथ हो जाए वीडियो की, बट आपको पूरी चीज़ें यहाँ पे करके देना है। देखो सॉल्विंग मेथड क्या है, सॉल्विंग मेथड पढ़ना है इसमें। सबसे पहले हमारे पास मेथड क्या है, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा हमारे पास क्या है, एलिमिनेशन, है ना, एलिमिनेशन। एक एक क्वेश्चन इस पे कराऊंगा डिटेल में बेहतरीन तरीके से, कितने टाइप से है, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड। एक और मेथड था हमारे पास सॉल्विंग मेथड, एक और कौन सा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हालांकि एनसीईआरटी में वो डिडक्ट हो चुका है, कैंसिल हो चुका है, इसलिए उसको अब ध्यान देने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। सिलेबस तो ऑलरेडी बहुत छोटा हो चुका है, इसलिए मैं चाहूँ तो एक लेक्चर में ही सारे 2-3 चैप्टर तो ऐसे ही लुटका दूं, लेकिन आप लोग पेशेंस रखोगे तब, क्योंकि सीखने के लिए पेशेंस चाहिए भाई साहब, ये फिक्स है, सीखने के लिए पेशेंस चाहिए। चलिए शुरू करें आगे। तो ये आपको अब शुरू करते हैं, पहले ग्राफिकली मेथड देखते हैं इसका क्या है, ठीक। तो हाई स्टूडेंट, सबसे पहले देखते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म, ये रहा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। इसका ग्राफिकली मेथड, कि ग्राफिकली मेथड ग्राफ से कैसे हम सॉल्यूशन का पता कर लेते हैं, ये हम जानते हैं। अच्छा हमें पता चल चुका है कि सर इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये लीनियर है, लीनियर इक्वेशन है ना, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। अच्छा स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, देखो जैसे आपके पास एक ये रहा, मेरे पास एक ये मार्कर, एक एग्जांपल के लिए ये एक मार्कर, दूसरा एक मार्कर, ये दोनों लाइन सेगमेंट है, लाइन नहीं है, लाइन सेगमेंट है। हालांकि हम यहाँ पे लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, बट लाइन सेगमेंट है, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल। अब देखिए आपको अगर ये दो स्ट्रेट स्ट्रेट सेगमेंट मिल जाए, अगर ये दो आपको मिल जाए तो आप इसको किस किस तरीके से इसका बिहेव कर सकते हैं, इसको किस किस तरीके से रख सकते हैं। सबसे पहले कहेंगे सर या तो आप इसको ऐसे क्रॉस कर दो, पहली कंडीशन, ठीक है। कह सर या तो आपको, आप इसको क्रॉस मत करो, एकदम ऐसे कर दो, ये रहा, दोनों कहीं भी एक दूसरे को, कहीं भी एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करें, ठीक है। ये दूसरा सिचुएशन। तीसरा सिचुएशन कहेंगे सर या तो ये आप इसी के ऊपर रख दो जो कि आपको नहीं दिख रहा है, एक ही लाइन दिख रहा है ना, तो इन तीनों को नाम दिया गया है। तो ये तीन ही केस है, तीन ही कंडीशन है, दो लाइन सेगमेंट से या दो लाइन से आप ये तीन केस ही बना सकते हो, ठीक है। तो पहले का नाम हमने क्या दिया, एक दूसरे को क्रॉस करना। एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो क्या कहते हैं हम इसको, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। देखो इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। इस एक इतने से जगह पे मैं आपको पूरे इसकी कहानी समझा दूंगा, अब बस थोड़ा सा पेशेंस लेके बैठे रहिए, ठीक है। अच्छा दूसरी बात कि ये दोनों आपस में कहीं भी कट नहीं करते, वो कहते हैं ना कि पैरेलल लाइन के दांत नहीं होते, है ना, पैरेलल लाइन के दांत नहीं होते, इसलिए एक दूसरे को कट नहीं करते हैं वो, है ना, काटते नहीं है। अब दांत ही नहीं है तो काटेगा कैसे, ऐसे आप याद रख सकते हो ना। तो देखो तो एक दूसरे को कट नहीं करते, तो इसी को हम कहते हैं क्या, पैरेलल लाइन। क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस, ठीक है। ये रहा, कहते हैं एक के ऊपर एक,
एक के ऊपर एक, ये वाला केस, इस केस का नाम क्या देते हैं हम, इसको कहते हैं कोइंसिडेंस लाइन, है ना, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, तीनों का नाम आपको पता चल गया। ठीक है, अब इसके सॉल्यूशन के बारे में कैसे पता करेंगे। देखो, कोई भी दो लाइन आपस में जितनी जगह पे कट करेगा, फिर से सुनना मेरी बात, कोई भी दो लाइन आपस में जितनी जगह पे कट करेगा, जितनी जगह इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा, कट या टच, दोनों बात है। ठीक है, क्या बोला मैंने, कट या टच, क्योंकि 2.1 में ग्राफ जो दिया गया उसमें भी कट या टच की ही बात की गई है। आप लोग वीडियो डल चुका है रैपिड रिवीजन, आप उसमें हमने बात कर रखा है उसमें, तो आप जाइए प्लेलिस्ट में है, उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल देखो यहाँ क्या कहते हैं, कट या टच जितनी जगह करेगा आपस में उसके उतने सॉल्यूशंस होंगे, ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखते हैं इसके सॉल्यूशन कितने होंगे। सबसे पहली बात कि ये कितनी जगह कट कर रहा है, कि सर एक जगह कट कर रहा है आपस में, दोनों एक जगह कट कर रहा है, तो इसके वन सॉल्यूशन होगा, है ना, वन सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, वन सॉल्यूशन, या एक और नाम से ये जाना था, इसको यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। दूसरी बात यहाँ कह रहे सर ये दोनों आपस में कहीं कट या टच कर रहा है क्या, बोला नहीं, पैरेलल लाइन ना तो आपस में कहीं टच करता है और ना ही वो आपस में कहीं कट करता है। तो जब टच और कट करता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये निकला ना कि सर जब आपने कहा है कि टच या कट करेगा तभी उसका सोल्यूशन होगा, बट टच और कट नहीं करता तो इसलिए इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या कहते हैं इसमें, नो सोल्यूशन। क्या बोलते हैं, नो सोल्यूशन। ठीक है, कोई भी सोल्यूशन इसके नहीं होंगे। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, फिर से मैं बात को रिपीट कर रहा हूं कि कोई भी दो लाइन आपस में जितनी जगह पर टच या कट करेगा उसके उतने ही सॉल्यूशन होंगे। तो ठीक है, ये मुझे बताओ, लाइन के ऊपर लाइन आपस में कितनी जगह पे टच या कट कर रहा है, टच कर रहा है ना, कितनी जगह पे कर रहा है, कहेंगे सर एक लाइन दूसरे लाइन के हर एक पॉइंट को टच कर रहा है, एक लाइन दूसरे लाइन के हर एक पॉइंट पर टच कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एक लाइन में कितने पॉइंट होते हैं, क्योंकि सर लाइन जो है ना वो इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनते हैं, तो सॉल्यूशन भी कितने होंगे, इनफाइनाइट, है ना। तो इसी में हम बोलते हैं इसको इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे। अच्छा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब एक बात इससे और आप ध्यान रखिएगा, इससे पेपर में क्वेश्चन आया था, है ना पेपर में एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है इससे। ठीक है, ध्यान रखिए, पूछता है कि व्हेन टू लाइंस आर कोइंसिडेंट, टू लाइंस आर कोइंसिडेंट देन हाउ मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो आपको एक सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये सब ऑप्शन में होगा, तो आप ध्यान रखिएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड एक और टॉपिक है, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं कि देखो, दो वर्ड है, दो वर्ड। ठीक है, मैं यहां पर लिखता हूं दो वर्ड, एक है आपका कंसिस्टेंट और दूसरा वर्ड है इनकंसिस्टेंट। क्या है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए बहुत ध्यान से इसको भी सुनना। देखो, कंसिस्टेंट क्या होता है, मैं आपको डेफिनेशन ही बता देता हूँ। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, आप लिख भी सकते हो, मैं आराम से बोल रहा हूँ, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि मुझे तो आपको सिखाना, और ऐसा सिखाना कि पेपर में जाके आप लिख दो, वो वाला सिखाना नहीं है कि बस सुने मूवी की तरह देखे आराम से फिर सो रहे हैं मस्त। नहीं, आप पेन कॉपी का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं बहुत आराम से चीज़ों को बता रहा हूँ। ठीक है, कंसिस्टेंट क्या होता है, देखो, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज वन और मोर देन सॉल्यूशंस। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो तो वो क्या होता है, कंसिस्टेंट। मेरी बात को ध्यान सुनना, डेफिनेशन में आपके आंसर्स होंगे। किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो तो उसको हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट कहते हैं। तो मैं यहाँ पर चुपचाप से लिख देता हूँ कि वन और मोर सॉल्यूशन, एक या एक से अधिक। अच्छा, एक बात बताओ, एक या एक से अधिक में कौन कौन सा कंडीशन आ जाता है। देखो, हमने कहा एक, कह सर इसका एक सॉल्यूशन होता है, तो ये तो सर कंसिस्टेंट होगा या नहीं होगा, वेरी गुड, कंसिस्टेंट होगा। तो कंसिस्टेंट में कौन सा आता है पहले हमारा, इंटरसेक्टिंग लाइन।
ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, और आपने कहा कि मोर, मोर मतलब कि एक से ज्यादा भी होते, एक से ज्यादा तो बहुत सारे सॉल्यूशन, तो बहुत सारे सॉल्यूशन भी किस में है, कोइंसिडेंट लाइन। तो ये क्या है, कोइंसिडेंट लाइन है ना, Cl। तो कोइंसिडेंट लाइन, तो ये दोनों क्या है, कंसिस्टेंट है, दोनों क्या है, कंसिस्टेंट है, तो ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इसमें क्या है कि इसमें नो सॉल्यूशन है ना, नो, नो सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन नहीं हो। अब किसका सॉल्यूशन नहीं है, आपको तो वैसे भी कॉमन सेंस आपके पास है, पता चले गया होगा। अब बचा क्या है, पैरेलल लाइन। तो ये इनकंसिस्टेंट क्या होगा, पैरेलल लाइंस जो होंगे वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, जिसके एक भी सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो इन थ्योरेटिकल पार्ट से भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से इसको रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट आपको पता चल चुका है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्या था, ये आपका क्या था, ज्योमेट्रिकली मेथड, इस तरीके से। चलिए अब अलजेब्रिकली मेथड देख लेते हैं कि किस तरीके से अलजेब्रिकली मेथड एबीसी का इस्तेमाल करके हम बता पाएंगे कि किसमें इंटरसेक्टिंग लाइन है, कौन सा इक्वेशन आपस में इंटरसेक्ट करता है, उसका ग्राफ, कौन से इक्वेशन का ग्राफ कोइंसिडेंट है, कौन से इक्वेशन का ग्राफ पैरेलल है, ये सारी बातें हम देख लेंगे, ठीक है। चलिए इसको आप लिख लीजिए अच्छे से, हम चलते हैं नेक्स्ट। तो मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ इनको, ये क्या है, ये क्या है हमारे लिए, ये हमारा कंसिस्टेंट है, ठीक है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा ये हमारा क्या है, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। ये क्या है, ये भी कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो बिल्कुल बेफिक्र, एकदम विदाउट फियर, आई एम हियर, सो दैट्स व्हाई टेक इट इजी, इजियर, है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट अलजेब्रिकली मेथड पे, इसको जल्दी से आप लिख लीजिए, ठीक, फिर क्वेश्चन की तरफ भी चलेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि अभी तो हमने ग्राफ को देखकर क्या करा, हमने ग्राफ अगर हमें दिखा दिया जाए तो हम बता देंगे कि इसका कितने सॉल्यूशन होंगे, ये किस तरीके का बिहेवियर करेगा। अच्छा, ग्राफ नहीं तो डायरेक्ट हम A1 A2 B1 B2 C1 C2 के हेल्प से कैसे बता पाएंगे कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसा होगा, नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसा होगा। चलो शुरू करते हैं। तो इसमें देखो तीन टाइप को, पहला कि अगर A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, अगर ये हो जाता है, अब ये A1 B1 कहाँ से आएगा, वो आएगा आपके इक्वेशन से, जो आपको इक्वेशन गिवन होगा। अगर आपको ऐसा केस दिख जाता है कि A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो हमारे लिए जो होगा, ये होगा हमारे लिए क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस, बात क्लियर है, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा इस केस में। अच्छा, इंटरसेक्टिंग लाइन अगर होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन होता है तो उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, कहेंगे सर यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोला मैंने, यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, जिसका यूनिक सॉल्यूशन मतलब कि एक सॉल्यूशन है ना, अब एक सॉल्यूशन तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट कहेंगे, कंसिस्टेंट। बात क्लियर है, बात क्लियर, मैं सबको कंबाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात कि अगर A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, अगर ऐसा केस आपको दिख जाता है, ठीक है, आप A1 अपॉन A2 निकालोगे, आप B1 अपॉन B2 निकालोगे, आप C1 अपॉन C2 निकालोगे, और देखोगे कि कौन सा केस फंस रहा है इन सारे में से, तो उस हिसाब से आप अपने आंसर्स को कलेक्ट कर सकते हो। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हो जाएगा हमारे पास पैरेलल। हम क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे कि इस लाइन, इस इक्वेशन का जो लाइन बनेगा ग्राफ पर, कार्टेशियन प्लेन पर, वो क्या होगा, वो हमारा होगा क्या, पैरेलल होगा, कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, पैरेलल लाइंस, ठीक है। अच्छा, पैरेलल लाइंस के कितने सॉल्यूशन होते हैं, तो हम सीधा सीधा लिखेंगे सर नो सॉल्यूशन। क्या होंगे, इसके एक भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। अच्छा, जिसके एक सॉल्यूशन नहीं होते हैं, एक भी सॉल्यूशन, वो क्या होता है, इनकंसिस्टेंट, ठीक है, वो क्या होता है हमारा, इनकंसिस्टेंट। देखो मैं क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप इस बात को भी समझे कि मैं लिख रहा हूँ तो आपको कॉन्फिडेंट आएगा कि सर लिख रहे हैं, सर को भी मतलब है, मेरे दिमाग में है, मैंने
कहीं से मैं ये नहीं कि पहले से छाप के मैं रख रखा हूँ आपको समझा दे रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ तो आप भी इसको लिख सकते हो, प्रैक्टिस करोगे आपको भी ये याद रहेगा, और याद रहेगा तो आपको कॉन्फिडेंस बहुत तरीके से बढ़ा हुआ होगा, ठीक है। तो इसलिए आप भी इसको प्रैक्टिस करिए। देखिए तीसरा केस, अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, अगर ये आ जाता है, ठीक है, अगर ये आ जाता है हमारे पास, तो हम आसानी से इसको क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट लाइन, है ना। कोइंसिडेंट लाइन कैसा होता है, अभी मैंने ग्राफिकली आपको दिखा दिया है। कोइंसिडेंट ग्राफ पर कैसा दिखता है, एक के ऊपर एक कोइंसिडेंट लाइन। इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, कहेंगे सर बहुत सारा टच और कट हो जाता है, यहाँ पे टच हो जाता है, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है ना, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अच्छा ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट, मैंने डेफिनेशन बता रखा है, ठीक है, जिसके सॉल्यूशन होते हैं कंसिस्टेंट, तो ये हो जाएगा कंसिस्टेंट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो इतनी सी बात आपको याद रखना है, ठीक है। ग्राफिकली मेथड में दो तरीके से हम दिखा पा रहे हैं। पहला हमने ग्राफ के तरीके से देखा, ग्राफ पे अगर इस तरीके का बिहेवियर करेगा तो उसके सॉल्यूशन कितने होंगे, वो कंसिस्टेंट होगा या नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हमने ABC के फॉर्मेट में भी तैयार कर लिया कि अगर हमें ग्राफ ना भी हम बना पाए तो हम ABC से बता पाए कि उस इक्वेशन के सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, आराम से इसको आप याद भी कर लीजिएगा, इसलिए मैंने इसको लिख दिया है। चलते हैं हम अलजेब्रिक मेथड पर। किस पे, अलजेब्रिक मेथड पर। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं अलजेब्रिक मेथड, है ना। अलजेब्रिक मेथड में कौन कौन सी चीजें हमें पढ़नी है। देखो दो बातें, पहला एक तो हमारे पास जो मेथड है वो हमारे पास है क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। और दूसरा जो है हमारे पास, दूसरा एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अच्छा दोनों पे एक एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ यहीं पे, ठीक है। उसके बाद जब एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे तो वो तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। अभी आप देख लो कि यहाँ पे किस तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे, एक बेसिक फंडामेंटल देख लो आप, ठीक है। मान लो कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, मैं लेता हूँ एक क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पे, x + y इक्वल टू 6 और x - y इक्वल टू 2, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया है। इसमें भी हम वही यूज करेंगे, ठीक है। x + y इक्वल टू 6, x - y इक्वल टू 2, ठीक है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि एक इक्वेशन से उठाओ दूसरे इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। किसी भी दोनों में से किसी भी, ऐसा नहीं कि सर पहले से उठा के दूसरे में रखे, क्या नहीं, दूसरे से उठा के पहले में भी रख सकते हो, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो शुरू कर दे, जैसे फ्रॉम, पहले मैं लिख देता हूँ फ्रॉम 2, दूसरे देखो यहाँ पे x - y इक्वल टू 2 है ना, तो x इक्वल टू 2 + y, हमने क्या देखा, x इक्वल टू 2 + y, इक्वेशन थर्ड मान लो, ठीक है। अच्छा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब देखो इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम, क्या है हमारे पास, x + y इक्वल टू 6, x की वैल्यू 2 + y इक्वल टू 6, x की वैल्यू 2 + y है ना, यहाँ से 2 + 2y इक्वल टू 6, तो 2y इक्वल टू 6 - 2, तो ये कितना हो जाएगा 4, तो इसका मतलब y इक्वल टू 2, y की वैल्यू कितनी आई 2, y की वैल्यू 2। अच्छा x की वैल्यू निकाल देते हैं यहीं से, फ्रॉम थर्ड में क्या हमारे पास, x इक्वल टू 2 + y, तो 2 + y की वैल्यू भी 2 ही है, तो x इक्वल टू 4, दोनों आंसर हो गया, दोनों आंसर होगा, ठीक है। ये दोनों आंसर, तो ये हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड, की सब्स्टिट्यूट मतलब होता है प्रतिस्थापन करना, कि एक की जगह पे दूसरे की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है। आगे शुरू करते हैं, आइए एलिमिनेशन मेथड का एक छोटा सा आपको डेमो दे देता हूँ कि क्या है। बाकी तो आप एक्सरसाइज क्वेश्चन हम करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है वो करेंगे, तो उसमें सारी बातें और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी।
चलिए इसको शुरू करते हैं। एलिमिनेशन का क्या मेथड है? इलिमिनेट करना। क्या करना? इलिमिनेट करना, खत्म कर देना। अब एलिमिनेट मतलब कि किसी एक को, अब दो वेरिएबल है ना एक्स और वाई, किसी एक को आप खत्म कर दो। अब उसको खत्म कैसे करेंगे? इलिमिनेट करेंगे कैसे? तो उस वेरिएबल, जिस वेरिएबल को आप इलिमिनेट करना चाहते हो, उस वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल कर लो। उस वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल कर लो, और कोफिशिएंट को इक्वल करके प्लस और माइनस देख के कैंसिल कर दो। दैट्स इट, इतना सा काम करना। अब देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 6, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। अब देखो यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। दोनों कोफिशिएंट सेम है, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ एक चीज से काम नहीं चलेगा, दो चीज। क्या? दो चीज। पहली बात तो हमारे पास कि कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए, और दूसरी बात साइन ऑपोजिट, साइन अपोजिट होना चाहिए, तब जाके वो कैंसिल होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब तो ये है, अगर यहाँ पे अपोजिट साइन है तो यहाँ हम ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो ये देखो, ये कट गया, तो यहाँ क्या आ गया? ये 2x इक्वल टू 8। अब किसी के मन में सवाल आ रहा होगा, कौन सा सवाल? मैं बता देता हूँ कि सर x का कोफिशिएंट भी तो 1 ही है। ठीक है, x का कोफिशिएंट भी 1 ही है दोनों में, तो आपने x को क्यों नहीं कैंसिल कर दिया? बिल्कुल सही सवाल है ये आपके माइंड में। क्यों नहीं किया? मैं बताता हूँ। यहाँ पे भी कोफिशिएंट 1 है, मैं x को भी कैंसिल कर सकता था, बट x को कैंसिल करने के लिए मुझे साइन बदलने पड़ते। साइन बदलने के लिए सबट्रैक्ट करना पड़ता। जैसे मैंने यहाँ पे ऐड लिखा ना, आप यहाँ सबट्रैक्ट लिखोगे ना, तो ये प्लस माइनस में बदल जाएगा, ये माइनस प्लस में बदल जाएगा, और ये प्लस माइनस में बदल जाएगा। ठीक है, तो सबट्रैक्ट करने पे साइन चेंज होता है। अगर मुझे साइन चेंज करना होगा तो मैं सबट्रैक्ट करूंगा, अगर बिना साइन चेंज किए कैंसिल हो रहा है तो मैं ऐड लिख दूंगा वहां पे, आराम से उसे कैंसिल कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो क्या है, प्लस का, यहाँ पे प्लस का सेम साइन था, यहाँ पे अपोजिट साइन था, तो इसलिए साइन बिना बदले हम इजीली इसको सॉल्व कर पाए। तो हमने इसको क्या करा? कैंसिल कर दिया। ठीक है, चलो, तो ध्यान रखना ये सब बात। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 4 जा 8, x इक्वल टू 4। x की वैल्यू कितनी आई? 4। अब इस x की वैल्यू को उठा के दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। फ्रॉम 1 x प्लस वाई इक्वल टू 6, 4 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 6 माइनस 4, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2। ये आपका आंसर आ गया। ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। रिजल्ट तो अब बाकी है। अब मेन पॉइंट मैं बोलने वाला हूँ, अब इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बोलने वाला हूँ इससे रिलेटेड। आप एक चीज नोटिस कर चुके होंगे कि सर आपने इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करा, x की वैल्यू आई 4 और y की वैल्यू आई 2। इस इक्वेशन को भी आपने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करा, तब x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2, और हम यहाँ देख पा रहे हैं कि दोनों में x और y की वैल्यू सेम है। तो इससे एक बात समझ में आता है, चाहे आप इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, चाहे आप इक्वेशन में एलिमिनेशन मेथड लगाओ, और बीते हुए कल में चाहे हम इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएं, तीनों मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो हमारे सिलेबस में अभी है नहीं, ठीक है, लेकिन है कहीं ना कहीं, ठीक है, पीछे वाले सिलेबस में। तो तीनों मेथड से आप सॉल्व करोगे ना, तो आंसर में कोई बदलाव नहीं है, आंसर सेम ही है। कहने का सीधा सिंपल मतलब ये है, अगर आपका स्कूल अगर एक जगह पे है कहीं पे, ठीक है, तो कोई स्टूडेंट उसे लेफ्ट से आ रहा है तब भी स्कूल पहुंचेगा, राइट से आ रहा है तब भी स्कूल पहुंचेगा, है ना, फ्रंट से आ रहा है तब भी स्कूल पहुंचेगा। कहने मतलब रास्ते अलग अलग हैं, बट डेस्टिनेशन में कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, क्लियर समझ में आया? कि आप एलिमिनेशन मेथड लगाओ या सब्स्टिट्यूशन लगाओ, इन दोनों का ही इस्तेमाल करना है, आपके आंसर्स में कोई दिक्कत, कोई भी बदलाव नहीं होगा। ठीक, और आपको प्रेफर मैं ये करूँगा एज ए एक्सपीरियंस बेस्ड पर, कि आप एलिमिनेशन मेथड लगाना, एलिमिनेशन मेथड की अच्छी खासी प्रैक्टिस करना, ताकि आपके आंसर्स जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि टाइम का भी बहुत बड़ा रोल होगा एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो आप एलिमिनेशन मेथड को प्रेफर करना सॉल्यूशन निकालने में। ठीक है, और इनका सॉल्यूशन, इनका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किस में होता है? वर्ड्स प्रॉब्लम में। वर्ड्स प्रॉब्लम बहुत बड़ा रोल करता है इस चैप्टर के लिए और 4th चैप्टर के लिए। ठीक है, तो वर्ड्स प्रॉब्लम से क्वेश्चन आते ही आते हैं। अभी मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या हमारे पास कहानी है। चलिए, तो ये आपने लिख लिया होगा, समझ भी गए होंगे। चलिए हम नेक्स्ट
चलते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स ये देख लेते हैं, ये देख लेते हैं कि वर्स्ट प्रॉब्लम जो है किस किस के बेस पे आता है। ठीक है, चलिए देखिए, वर्स्ट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन किस किस पे बेस्ड आता है। सबसे पहले तो एज प्रॉब्लम। ठीक है, एज प्रॉब्लम हमारे पास जो आते हैं वर्ड्स में आते हैं ना, उसको डिकोड कैसे करते हैं वो आपको पूरे तरीके से यहाँ पे समझाया जाएगा। आप यकीन मानो इस बात को कि अगर आपने मेरी वीडियो ये वाला लेक्चर देख लिया ना, वर्ड्स प्रॉब्लम को या इन सारे प्रॉब्लम्स को डिकोड करने के लिए कैसे डिकोड करते हैं, इसको एक एक वर्ड को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, तो आप ना खुद से इस क्वेश्चन को करने लगेंगे। जिन्होंने मुझसे पढ़ा है उसको ये बात अच्छे से पता है कि वो एक एक वर्ड डिकोड कर देंगे और आप इतना तैयार आपको कर दिया जाएगा कि आप खुद भी क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहेंगे। नहीं तो वर्ड्स प्रॉब्लम में बच्चों का दिमाग बिल्कुल नहीं चलता और वो सॉल्व भी नहीं कर पाते, ऐसा हमने देखा, ये आप भी जानते हो अच्छे से। देखो सबसे पहले एज प्रॉब्लम्स होता है, उसके बाद नंबर्स एंड डिजिट, है ना, 2 डिजिट नंबर्स फाइंड करने के लिए कहा जाता है, नंबर्स फाइंड करने के लिए कहा जाता है। तो सबसे दूसरा ये इसके बेस पे भी है। तीसरा फ्रैक्शन के बेस पे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बेस पे भी क्वेश्चंस आपको वर्ड्स में पूछ लेता है, तो उसकी भी किस तरीके से उसको डिकोड करेंगे वो भी। ठीक है, चौथा डिस्टेंस स्पीड एंड टाइम, ये तो बड़ी आफत है बच्चों के लिए, है ना, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, इसको भी किस तरीके से हम डिकोड करते हैं, 2 2 3 3 मेथड बता दूंगा, आपको पता चल जाएगा। और मैंने पहले भी इस पे पढ़ाया हुआ लेक्चर वीडियो है भी, आप थर्ड में जाके देखो, थर्ड चैप्टर का प्लेलिस्ट में होगा, उसमें आप देखो, आपको पता चलेगा कि हाँ क्या है वहाँ पे चीज़ें किस किस तरीके से हम उसे हैंडल कर रहे होते हैं। ठीक है, वर्ड्स को। अच्छा, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन भी आपको पता ही होगा कि किस तरीके से वर्ड्स प्रॉब्लम में पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है, जैसे सप्लीमेंट्री एंगल के बेस पे क्वेश्चन पूछ लेता है ना, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बेस पे क्वेश्चन पूछ लेता है, वो आपके बुक में है, तो आप बेफिक्र रहिए। वर्ड्स प्रॉब्लम मैं कराऊंगा सारा, मैं कराऊंगा, कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स प्रॉब्लम आपको करा दूँ। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट हो, मस्ट इम्पोर्टेंट हो, है ना। तो ज्योमेट्रिकली, अच्छा, कॉमर्शियल मैथमेटिक्स ये क्या होता है, ये कौन सी बला का नाम है, पता चला आपको? नहीं पता चला होगा कॉमर्शियल मैथमेटिक्स क्या है। कॉमर्शियल मैथमेटिक्स ये है कि जैसे आपने देखा होगा फेयर की बात करते हैं, फेयर, है ना, कितने कॉस्ट लगता है। जैसे हमने एक रैपिडो बुक करा, है ना, एक कैब लिया, कैब में 5 किलोमीटर का कॉस्ट कितना होगा, उस हिसाब से जो भी हमारे पास उस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं वो सब किस में आता है, कॉमर्शियल मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो इसके भी क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। तो ये था रैपिड, ये हमारा क्या था, क्विक रिवीजन, इंट्रोडक्शन दे दिया है ना, क्विक इंट्रोडक्शन हमने दे दिया है, उसका रिवीजन हमने ये कर लिया है पूरा। ठीक है, इसमें से आपके अच्छे खासे कहीं न कहीं मार्क्स फंस जाएंगे, जो भी इंट्रोडक्शन आपने देखा है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर। ठीक है, एक्सरसाइज में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पे आते हैं। ठीक है, जब तक आप इसको अच्छे तरीके से देख लो, हम मिलते हैं थोड़ी नेक्स्ट वीडियो में, कंप्लीट, वेरी गुड। ठीक है, ओके।